हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज स्नीक जोशी वंस अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग में फिर से। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं लास्ट वीडियो को डाले हुए। चलिए, आज एक बहुत सोच समझ के टॉपिक निकाला है फीड मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्रों ने पूछा था कि 100 किलो का कितने दिन में हो जाता है, कितना खिलाना पड़ता है, ब्रीडर को कितना देते हैं, प्रेग्नेंट को कितना देते हैं, और तरह तरह के कुछ क्वेश्चन आए थे। तो मैंने आज उसी के ऊपर एक वीडियो निकाला है जो पूरी तरह से फीड मैनेजमेंट के ऊपर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है फीड मैनेजमेंट, जो कि हमारा मैनेजमेंट का ही पार्ट है। हम इसमें कुछ 3-4 टॉपिक को बात करेंगे, जैसे कि आपको अपनी कॉस्ट कैसे कम करनी है, आपको अपनी फीड कैसे स्टोर करनी है, कहाँ स्टोर करनी है, आपको अपनी फीड कैसे खिलानी है, कितने टाइम में खिलानी है, कैसे खिलानी है, और चौथा, कैसे आपको अपना फीड का जो वेस्ट रोकना है कि आपकी फीड में कोई वेस्टेज ना हो। तो ये 3-4 बातें हैं, शुरू करेंगे बारी बारी। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको अपनी फीड की कॉस्ट कम कैसे करनी है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि फीड की कॉस्ट कम कैसे करनी है, फीड बनानी कैसे है ये तो आपको पता है, बट कम कैसे करनी है उसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे कि मार्केट में कई सारी चीज़ें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो आपको अपने जगह के हिसाब से आपको चीज़ें देखनी है कि आपके पास क्या इजी अवेलेबल है। किसी भी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फीड को कई तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मक्का नहीं मिलती है या कम महंगी मिलती है तो आप गेहूँ से काम चला सकते हैं। गेहूँ नहीं है, मक्का मिलती है तो मक्का तो बेस्ट है। बाजरा मिलता है, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। चोकर मिलता है, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। चोकर नहीं मिलता, राइस पॉलिश मिलती है। राइस पॉलिश नहीं मिलता, चोकर मिलता है। तो हर चीज़ का एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। फिश मील मिलती है, नहीं मिलती है तो सोयाबीन अवेलेबल है, और सोयाबीन नहीं मिलती है तो पीनट मील अवेलेबल है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप फीड बनाते हैं। तो आप चेक करिए कि आपके यहाँ किसकी कॉस्ट कितनी कम है और उसको फॉर्मुलेशन के हिसाब से डालिए, उसके प्रॉपर न्यूट्रिशन चेक करिए, तब आपकी फीड हमेशा अच्छी बनेगी। ऐसा नहीं है कि जो फीड मैं बना के दे रहा हूँ वही फीड अच्छी है। अगर इसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा होता है, तो उसके भी ऑप्शंस कई सारे हैं। तो चलिए, कैसे बनानी है वो आपको पता है। ये था हमारा पहले कि हमें कॉस्ट अपनी कम रखनी है, क्योंकि हमारे पिग फार्मिंग लाइन के अंदर सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है वो होती है हमेशा पिग की फीडिंग के ऊपर। तो मेक श्योर आपको हमेशा अपनी फीड की कॉस्ट कम रखनी है। ये सफलता का पहला मूल मंत्र है, फीडिंग कॉस्ट। चलिए दूसरे पे आते हैं, आपको अपनी फीड कैसे रखनी है, स्टोर कैसे करनी है। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है, वो सब एक साथ उठा के स्टोर कर लेते हैं और फिर वो धीरे धीरे फीड के न्यूट्रिशंस कम होते जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप अगर राइस पॉलिश को आप स्टोर करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो राइस पॉलिश से तेल अक्सर उड़ जाता है, तेल कम हो जाता है। तो उस राइस पॉलिश में वो न्यूट्रिशंस नहीं रहते जो वो जब शुरू में आप लेके आते हो उतने तब होते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे ही भी आप ले सकते हैं कि आप एक फीड को बनवा के लाते हैं और उसे आप फीड को आज खिलाते हैं और 2 महीने बाद खिलाते हैं ना, दोनों के न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका होगा, टॉक्सिसिटी पैदा हो चुकी होगी। तो आपको कोई भी चीज़ स्टोर करनी है वो आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसे ख़त्म करना है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मक्के को छोड़ के आप किसी भी चीज़ का स्टोरेज, मक्के और सोयाबीन को छोड़ के आप किसी भी चीज़ का स्टोरेज 15 दिन से ऊपर ना करें, क्योंकि मक्का तो आप रख सकते हो 3 महीने तक, बट आप राइस पॉलिश और जो चीज़ें पड़ती हैं, जैसे कि आपकी पॉलिश हो गई और चोकर हो गई, और जो भी जिसमें ऑयल कंटेंट है, या इसके अलावा कुछ चीज़ें और जिनकी वैलिडिटी बहुत कम होती है, जैसे मीट बोन मिल की भी जो आपकी वैलिडिटी बहुत कम होती है, और फिश मिल की भी कम होती है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो जितना आप उनके लंबा स्टोर करेंगे, उनकी मतलब न्यूट्रिशंस वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तो मेक श्योर आपको टाइम के अंदर ख़त्म करना है, और किसी भी ड्राई जगह पर रखना है जहाँ पर नमी ना हो, और ज़मीन में आप कुछ बिछा के रखिए या ज़मीन से ऊपर रखिए तो बहुत बेहतर है। तो ये थी हमारी 2 चीज़ें। चलिए, तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कि कैसे खिलाना है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हमारा 100 किलो का पिग कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, उसे कितना खिलाएं, या मादा को कितना खिलाएं, या बोरो कितना खिलाएं, बच्चे को कितना खिलाना है। देखिए, इसका बहुत एक सिंपल आंसर मैं आपको देता हूँ कि जो आपका बच्चा स्टार्टर और जो ग्रोवर है, उसे आपको अनलिमिटेड फीड पर रखना है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम किसी भी पिग को हर हफ्ते उसका वज़न ले पाएँ, उसके हिसाब से उसको फीड जनरेट कर पाएँ। क्योंकि आमतौर पे जो पिग का 3 to 4% ऑफ बॉडी वेट, सपोज़ अगर किसी बच्चे का वज़न 10 किलो है या 100 किलो है,
तो उसका 3 to 4% नहीं 3 से 4 किलो खाएगा। बट हमारे लिए इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उनको हर हफ्ते में मतलब उनका वज़न नाप पाएँ। तो अगर जिसके पास है वो तो बहुत बढ़िया है, बट अक्सर ये नहीं होती है, तो मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे। विदेशों में तो हर हफ्ते में वो अपनी फीड में कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, कुछ उसमें मतलब बढ़ाते हैं 100 ग्राम 200 ग्राम, बट हमारे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेटर रिजल्ट के लिए आप उसको अनलिमिटेड फीड के ऊपर रखिए। बच्चा जितना अच्छा खाएगा उतना अच्छा वज़न लेगा, स्पेशली तौर पे आपका स्टार्टर और ग्रोवर वाला बच्चा। 60 किलो तक आपको ब्रीडर को और फैटनर को दोनों को एक ही तरह से करना है। हाँ, 60-65 किलो के बाद आपको ब्रीडर को लिमिटेड फीड पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बोला था कि जो हमारी जो ब्रीडिंग स्टॉक होता है उसका हमें वेट ना कंट्रोल करना पड़ता है। उसका रीज़न है ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो ब्रीडर की परफॉर्मेंस के लिए हमें उसके वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। बट फैटनर्स के लिए आप उसके बाद भी अगर आप चाहो तो उसको अनलिमिटेड फीड के ऊपर रख सकते हो, क्योंकि 100 किलो तक देखिए एनिमल उतना ही खाता है जितनी उसे ज़रूरत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसे 5 किलो डालोगे तो 5 किलो खा लेगा, ये सब कहने की बातें हैं। आप उसे डाल के देखिए, वो खा ही नहीं पाएगा, छोड़ देगा उसे, क्योंकि जब उसके शरीर के न्यूट्रिशन पूरे हो जाएंगे वो अपने आप उस चीज़ को छोड़ देगा। और मेक श्योर अपने आप फार्म पे आप पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी रखें और ठंडा पानी प्रोवाइड कराएं अक्सर दोपहर में। जिनके यहाँ आपकी निप्पल्स वाटर निप्पल लगी होती हैं वो थोड़ा अपनी टंकी के अंदर पानी को दोपहर के टाइम पे ठंडा करें। उससे क्या होता है, पिग अच्छी तरह से पानी पीता है, अदरवाइज गर्म पानी वो प्रेफर नहीं करता है। इसके उदाहरण के लिए आप जिसके आप पिग निप्पल लगी हो वो दोपहर के टाइम पे अपनी सबमर्सिबल से पानी डाल के देखिए कैसे सारे पिग पानी पीने आएंगे, क्योंकि पानी ठंडा मिलेगा उन्हें। चलिए, तो ये बात समझिए कि आपको जो स्टार्टर ग्रोवर है उसको अनलिमिटेड फीड के ऊपर रखना है, कम से कम 60 से 65 किलो के बीच में। उसके बाद आप उसको डिवाइड कीजिए। अब हम बात करते हैं ब्रीडर्स की। ब्रीडर्स को कितना देना है। देखिए, जो आमतौर पर जो ब्रीडर होती हैं उनको क्रॉस कराने से पहले हम ओवर फीडिंग कराते हैं, बट क्रॉस कराने के बाद उसको हम लिमिटेड फीड के ऊपर रखते हैं। अगर आप 1.5 से 2 किलो फीड एक दिन के अंदर रखोगे तो वो उसके लिए पर्याप्त है, जब तक वो डिलीवरी नहीं देती है, उसके न्यूट्रिशंस पूरे हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है। और आप 2 किलो फीडिंग एकदम परफेक्ट है। आप बच्चों का साइज़ देखेंगे, अगर आपकी फीड अच्छी है, आपने फीड एक तरीके से फॉर्मुलेशन में अच्छी बनाई है, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन आएगा। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्रीडिंग स्टॉक के लिए आपको फीड को कंट्रोल करना है, और फैटनिंग स्टॉक के लिए आपको फीड कंट्रोल नहीं, आप उसको अनलिमिटेड फीड दीजिए ताकि वो अपना तरीके से खाए और उसके बाद पानी पी के वो आराम करेगा। वेट इंक्रीमेंट 100% होगा। अब आता है चौथे टॉपिक पे कि आपको अपनी फीड की जो वेस्टेज है उसको सेव कैसे करना है। देखिए, अक्सर क्या होता है, फार्मों में लोग फीड डालते हैं, बाद में उसको पानी से धो के सब वो फीड निकल जाती है। आपको वो बचाना है। आपको अगर आप अपनी खोर को धोते हैं तो उससे बेटर है कि आप खोर में ना डाल के फीड को कमरे के अंदर डालें, ऐसे कोने में डालें जहाँ तक पानी की पहुँच ना हो। यानी कि जब आप उसको धोते हैं तो पानी वहाँ तक ना लगे। उस केस में क्या होगा कि आपकी पानी के साथ आपकी फीड नहीं बहेगी, और ये फीड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाद में हो जाती है जुड़ते जुड़ते, क्योंकि अक्सर मैंने फार्मों के अंदर देखा है कि नालियों में काफ़ी सारी फीड पड़ी होती है। पहले शुरू में मेरे यहाँ भी ऐसा होता था, बट बाद में मैंने इसको कंट्रोल किया, तो उसका मुझे उसकी फीडिंग कॉस्ट में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जितना वो खाएगा आपको कीमत उतनी मिलेगी, बाकी तो सब आपका वेस्ट जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने 4 टॉपिक की बात करी कि आपको अपनी कॉस्ट कम कैसे करनी है। दूसरा, आपको आपकी जो फीडिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कितनी क्वांटिटी अपने पास रखना है ताकि वो ख़राब ना हो, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी रहे। और तीसरा कि आपको कैसे फीड कराना है। और चौथा कि आपको अपना जो वेस्ट है उसको कैसे रोकना है फीड को। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करिए, हो सकता है मैं कुछ भूल जाऊँ, तो अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खासतौर से मेरे नए पिग फार्मर्स को जिन्होंने अभी नया काम खोला है, क्योंकि अक्सर उन्हें बहुत ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है। वो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं चैनल के माध्यम से। और जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं फार्म खोलने की, ये वक्त बहुत बढ़िया है। आप लोग के लिए जानकारी का बता दूं कि दीमापुर नागालैंड खुल चुका है और आज ही से खुला है, तो वहाँ से भी प्रॉपर हमारा ट्रांसपोर्टेशन होना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रेट इंक्रीज़ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम दोबारा किसी टॉपिक की बात करेंगे। अगर आप लोग को सजेशन देना चाहते हैं तो दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाले बेल पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन एकदम टाइम पे मिले। वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।